नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है जिसमें हम हर खबर अखबार से आपको बताते हैं और विस्तार से देते हैं जानकारी। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर सरहदी क्षेत्र में उमड़ते मतदाता 26 सीटों पर 57.3% वोटिंग हुई है और अमर उजाला के साथ साथ तमाम प्रमुख अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया जम्मू कश्मीर में। और अगर हम देखिए वोटिंग परसेंट का अगर हम जिक्र करें तो पहले चरण के मुकाबले तो ये कम रहा, लेकिन फिर भी इसे उत्साहजनक कहेंगे क्योंकि सुबह से ही लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली है पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ्स पर। और अगर हम देखेंगे भागीदारी, चाहे हम महिलाओं का जिक्र करें या फिर हम बात करें युवाओं की, सभी जो है नजर आए हैं वोट डालते हुए। इस बीच देखिए ये जानकारी भी साझा कर लें कि कुल 6 जिले रहे, 3 जम्मू के और 3 जो है कश्मीर के जिले रहे जहां पर वोटिंग जो है कल हुई है। 26 सीटों पर कुल वोट डाले गए हैं और कुल अगर परसेंट का हम जिक्र कर रहे हैं तो 57.03% ये मतदान हुआ है। इससे पहले अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 60% से ज्यादा जो है वोटिंग परसेंट हमने दर्ज किया था। देखिए लंबी कतारें जैसे कि जिक्र किया पहले से ही लगी है। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई तो रियासी इलाके में हुई है। नई सीट श्री माता वैष्णदेवी पर सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है 79.95%। और रियासी में जैसे कि जिक्र कर रहे हैं 74.70%, पुंछ में 73 से थोड़ा ज्यादा, बडगाम में 62.98%, गांदरबल में 62 कुछ फीसद, राजौरी में 70% से ज्यादा वोट जो है वो डाले गए हैं। इस बीच देखिए खास बात यह है क्योंकि अगर हम देखें तो 10 साल बाद ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इस बीच देखिए समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि धारा 370 रद्द होने के बाद पहली दफा ये मौका मिला है। तो ऐसे में ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता ने ये सरकार के इस फैसले को किस तरह से लिया है। और इस बीच देखिए तमाम पार्टियों को हमने देखा वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जनता को लुभाया जाए और 150 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे जिनका किसी पार्टी से जाहिर तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो युवाओं की ये भी रही कि हम जनप्रतिनिधि के तौर पर भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया जा सके। और ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि पत्थरबाजों का अब जिक्र नहीं है कश्मीर घाटी में, बल्कि अब हर कोई ये समझ रहा है कि लोकतंत्र उसका अधिकार है, मताधिकार उसका अधिकार है और इसी के जरिए आप अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव आएगा। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदान के लिए लोग बढ़ चढ़ कर बाहर निकले हैं और मतदान किया है, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में यानी कि अब घाटी में लोग घबराने वाले नहीं है, बल्कि विकास अब घाटी के लोगों को भी चाहिए, बदलाव अब घाटी के लोगों को भी चाहिए। और जैसा कि मोनिका आपने जिक्र भी किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब कहीं ना कहीं वहां जो बदलाव अब तक हुए हैं उसके बाद लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लोगों को मालूम है कि 370 हटने के बाद आखिर कितने फायदे उन्हें हुए हैं और किस तरह राज्य का विकास हुआ है। और अगर वो चाहते हैं कि आगे भी बेशक उनके जान को अगर नुकसान भी होता है तो भी लोग अब बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बदलाव वाकई जरूरी है और जम्मू कश्मीर के लोग वाकई बदलाव चाहते हैं। हालांकि जैसा कि जिक्र भी आपने किया कि पहले चरण के मतदान के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो दूसरे चरण में कम मतदान हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई ऐसी जगह जहां पर लोग घबराते थे, डरते थे, वोट के नाम पर अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहां भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले, लोगों ने वोट दिया और वोट देने के साथ इस बार लोगों ने चुना है कि आखिर जम्मू कश्मीर की यानी कि घाटी की आवाम जनता जो है वो आखिर क्या चाहती है। और इसका परिणाम जिस दिन ऐलान किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, उस दिन वाकई देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत है। और देखिए कांग्रेस ने गठबंधन किया है लेकिन बीजेपी भी हर संभव कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे जोड़ तोड़ की राजनीति हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही क्यों ना हो, उन्हें अपने साथ मिलाकर घाटी में बीजेपी की सरकार बन सके। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का और आपको बताएंगे कांग्रेस भ्रष्टाचार का दूसरा नाम मोदी है और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की है और मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इससे बड़ा
बुरा वक्त हरियाणा के लिए और कोई नहीं हो सकता। देखिए, कांग्रेस में सिर्फ टब्बल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल तेलंगाना में है। यहाँ कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना है। प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा बिना नाम ये सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे, संबोधित करे थे और उस दौरान किस तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, ये खबर है और ये हेडलाइन कांग्रेस भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। यानी अगर आपको किसी को भ्रष्ट बताना है तो उसे आप कांग्रेसी भी कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। देखिए, इस आखिर खबर में कहा क्या गया है और क्या बातें की गई हैं वो हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोहाना में रैली की थी और कांग्रेस के कारनामों से उन्होंने लोगों को आगाह किया। कहा कि इनके झमेलों से आप सावधान रहिए, आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। अमेरिका की यात्रा कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की साख को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और गोहाना में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लग रहा है कि आने वाले समय में भारत सबसे तेज आगे बढ़ेगा। मेक इन इंडिया के 10 साल ने भारत की साख दुनिया भर में बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखे वहां वहां करप्शन और भाई भतीजावाद हुआ है। इतना ही नहीं, उद्योग के विस्तार से किसान, दलित, गरीबों का जीवन बेहतर होगा। कांग्रेस राज की अस्थिरता का भी उन्होंने जिक्र किया है। दलालों और दामादों से कमल ही बचाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और चुनावी जनसभा के दौरान ही वो पहुंचे थे और पहुंचने के दौरान गोहाना में जो उन्होंने जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस है। इतना ही नहीं, परिवारवाद के अलावा उन्होंने दलाल और दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लिए कहा कि अगर कांग्रेस से बचना है तो कमल ही आपको बचाएगा, इसलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप सोच समझ के कीजिए। और देखिए, एक और दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी में सिर्फ टब्बल का जिक्र किया है, कुमारी सैलजा का जिक्र किया, तो उसका जवाब आपको आज की रैली में देखने को मिलेगा। चूंकि आज राहुल गांधी की 2 रैलियां हरियाणा में होने वाली हैं और कुमारी सैलजा जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा करेंगी, प्रचार प्रसार में हिस्सा लेंगी। तो जिस बात को कांग्रेस पार्टी की लगातार बीजेपी बुलाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि कुमारी सैलजा को न्योता भी दे दिया गया था कि आप आइए और बीजेपी ज्वाइन कीजिए, उन तमाम बातों पर अंकुश जो है आज लग जाएगा। क्योंकि कुमारी सैलजा जो है वो ये साफ तो कर ही चुके हैं कि बीजेपी का हिस्सा मैं नहीं बनने वाली हूँ, कांग्रेस मेरी विचारधारा थी है और रहेगी और कांग्रेस के साथ ही मैं बनी रहूंगी। इस बीच आज जब प्रचार प्रसार के लिए वो सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं जो तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे थे, जिस फुटबॉल की जिसकी बात हो रही थी अंतरकला कांग्रेस पार्टी में, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल जिक्र किया है जाहिर तौर पर उस पर भी अंकुश लग जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव हमारी वैचारिक लड़ाई को नया आयाम देगा, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए ऊर्जावान बूथ कार्यकर्ता, मजबूत संगठन है। चुनाव आने पर अन्य राजनीतिक दल सभा और रोड शो करना शुरू करते हैं, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करती है। देखिए, अमित शाह ने हाल ही में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि विकास खत्म होने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव हमारी वैचारिक लड़ाई को नया आयाम देगा, अमित शाह ने ये कहा है। देखिए, बीजेपी के लिए अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं या जहां चुनाव अभी होने हैं वहां
अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रही है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी जीत का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के लिए अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जीत यहां हमारी ही होगी और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी। जहां चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटती है, उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जीत का मूल मंत्र उन्हें देते हैं कि किस तरह से हर एक बूथ को मजबूत करना है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के विचार को आपको जन जन तक पहुंचाना है और इसके लिए काम करने की आखिर कितनी जरूरत है। लेकिन चुनाव के दौरान जब ये कोशिशें की जाती हैं या अभियान शुरू किए जाते हैं तो इसका प्रभाव भी पड़ता नजर आता है। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र संभाग के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक चर्चा की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र का ये चुनाव हमारी वैचारिक लड़ाई को नया आयाम देने वाला है। ये चुनाव बीजेपी की प्रचंड विजय से पूरे देश के कार्यकर्ता का हौसला बुलंद करेगी। यहां से आज कार्यकर्ताओं को ये विश्वास लेकर जाना है कि चुनाव के बाद जब मतगणना होगी तो बीजेपी ही जीतेगी। देखिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन मतदान होगा, मतदान के बाद आपको मतगणना का इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि मतगणना जिस दिन होगी उस दिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक एक वोट की गिनती के साथ जीत सिर्फ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की होगी, जीत सिर्फ बीजेपी को ही मिलेगी। इतना ही नहीं, कहा कि बीजेपी के प्रचंड विजय से देश भर के कार्यकर्ता का हौसला बुलंद होगा और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास लेकर जाना है कि मतगणना होते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं नजदीक है और इसे लेकर तमाम तैयारियां जो है अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में आज पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं महाराष्ट्र वासियों को। तो इस बीच जो तमाम अगर आप देखेंगे कनेक्शन आपको नजर आएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता को भी लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कुमारी सैलजा से जुड़ी हुई, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, आज राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाली हैं कुमारी सैलजा। तो देखिए, कुमारी सैलजा को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी और अब चुनाव प्रचार में उतरेंगी। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद के चलते प्रचार अभियान से दूर चल रही कांग्रेस महासचिव और सैलजा को मना लिया गया है। बिल्कुल, देखिए टिकट बंटवारे में अनदेखी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने देने और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराज चल रही सैलजा को मनाने के लिए राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी सौंपी थी। खुद मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष से मिलने को कहा और खड़गे ने सैलजा को सीएम के चेहरे के रूप में उनके नाम पर चर्चा करने का भरोसा दिलाया है और तब सैलजा प्रचार के लिए तैयार हुई हैं। फिलहाल कांग्रेस बाकी राज्यों में चुनाव पर फोकस कर रही है, लेकिन अब हरियाणा में भी वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कुमारी सैलजा एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए, दिलचस्प बात आपको ये बता दें कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो गारंटीज की बात हो रही थी, तभी कुमारी सैलजा उस मंच से गायब थी। तो जाहिर तौर पर बात उठेगी ही, बात उठी और दूर तलक गई और उसके बाद बीजेपी ने किस तरह से इस बात को भुनाया है। लगातार ये कहा गया कि कुमारी सैलजा की पार्टी में अनदेखी हो रही है, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अब चूंकि ये भी कहीं ना कहीं दबे छुपे लफ्जों में ये बात भी है कि कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, वो चाहती हैं सीएम बनना और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी सीएम बनना चाहते हैं। तो दोनों के बीच की जो तनातनी है वो कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रही है और इसीलिए कुमारी सैलजा तकरीबन 10-12 दिन तक जो है चुनाव प्रचार से दूर रही। बीजेपी ने मनोहर लाल का अगर हम जिक्र कर लें, पूर्व से उन्होंने ये भी कहा कि आप आ जाइए बीजेपी में महिलाओं का पूरा सम्मान है। लेकिन अब देखिए, कुमारी सैलजा की मुलाकात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से भी बातचीत हुई है। तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पार्टी में ठीक है। कुमारी सैलजा ने भी ये साफ कर दिया है कि मैं बीजेपी नहीं जा रही हूँ, कांग्रेस ही मेरी विचारधारा थी, है और रहेगी और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही बनी रहूंगी। अब जब राहुल गांधी जो है पहुंच रहे हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए, तो हम देखेंगे कि एक ही मंच पर नजर आएंगे तमाम बड़ी नेता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके साथ उनकी बन नहीं रही थी, इस तरह की खबरें थी, वो भी आपको मंच पर नजर आएंगे और इसी के साथ अंकुश लग जाएगा इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही थी,
क्योंकि कुमारी सैलजा का भी अगर आप समझेंगे तो उनके बहुत सारे समर्थक हैं, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर कुमारी सैलजा उनसे नाराज हो जाती तो वो खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता। लेकिन चूंकि अब वो प्रमोशन के लिए जो है अग्री हो गई है, चुनाव प्रचार के लिए अग्री हो गई और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पूरे जोर शोर से प्रचार करूंगी। इससे पहले आपको ये भी याद होगा भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे ने भी साफ किया था कि आप देखेंगे जल्द ही कि तमाम जो नेता है बड़े जिन्हें लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि मंच पर आएंगे और चुनाव प्रचार जो है वो तेज करें। तो बहरहाल चुनाव प्रचार के लिए आज जो आप देखेंगे कुमारी सैलजा को, जिसके साथ जो बीजेपी लगातार चीटाकशी कर रही थी, वो रुक जाएगी। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे, राहुल ने ये बयान दिया है। तो दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है और आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे जम्मू कश्मीर वालों के लिए। और देखिए इस खबर को दैनिक जागरण में तरजीह दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है क्योंकि जम्मू में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। सेकेंड फेज के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं और चुनाव होने के साथ ही अब हर एक पार्टी अब भी उम्मीद कर रही है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। देखिए राहुल गांधी ने बयान दिया, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। अब इस खबर को जरा हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। देखिए तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया। बुधवार को उन्होंने जम्मू और सोपोर में चुनावी रैली की और जम्मू में कहा कि राज्य दर्जे की पुनर्बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। विधानसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र सरकार राज्य का दर्जा नहीं देती है तो संसद में और उसके बाहर सड़कों पर पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उतरेगी और विरोध किया जाएगा। सोपोर में उन्होंने कश्मीरियों के साथ भावनात्मक और खून के रिश्ते का उल्लेख किया। कहा, मेरे लिए यहाँ मेज पर अखरोट और बादाम तो रख दीजिए लेकिन अपनी पहचान रखना भूल गए। सेब दिखाते हुए कहा कि आपका भविष्य इसी सेब में है और मैं चाहता हूं कि ये भारतीय बाजारों में ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और जापान तक भी पहुंचे। यानी कि आर्थिक रूप से भी अब जम्मू के लोगों को राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि मजबूत किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए राहुल गांधी ने साफ कहा है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग की जा रही है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए राहुल गांधी ने कोशिश की कि तीसरे चरण के मतदान से पहले लोगों को जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर लुभाया जा सके। तो देखिए कोशिश सभी की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी कोशिश राहुल गांधी के, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों में अगर जीत गए, क्योंकि देखिए अभी 2 चरणों के मतदान हुए हैं लेकिन अभी भी एक चरण बाकी है और ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि वो जो चरण है उसमें जितनी विधानसभा सीटें बाकी हैं वहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि आपके लिए सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपके लिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। और इसी बात को कहीं ना कहीं आप देखेंगे राहुल गांधी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान हुआ था चुनाव आयोग द्वारा, तभी से राहुल गांधी लगातार जो है वहाँ पर पहुँच रहे थे, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे। राहुल गांधी ने वहाँ पर रैलियाँ भी की हैं और अब देखिए ये नया शगुफा कि अगर दर्जा विशेष नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, ये बताने के लिए कि वाकई में वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कितने ज़्यादा कंसर्न है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री को कंगना की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र है। इस बार कंगना ने कृषि विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में निरस्त कृषि कानूनों को वापस लाया जाए। बिल्कुल, देखिए कंगना ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य में किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम होते हैं। इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने कहा, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया गया था। देखिए आपको याद होगा कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिसमें कंगना ने कहा था कि एक बार फिर से 3 कृषि कानून को लागू किया जाना चाहिए, इसे वापस लाया जाए। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपना रुख साफ दूर कर लिया था और बीजेपी ने इस बयान से किसी भी तरह का ताल्लुक होने से साफ इनकार किया था। जिसके बाद आखिरकार कंगना रनौत को एक और वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को लेकर जो भी उन्होंने कहा है इसमें उनके भाव किसानों को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को दुख या तकलीफ हुई है मेरे उस बयान से, कोई किसान आहत हुआ है तो मैं उसके लिए
माफी मांगती हूँ। तो देखिए आपको हेडलाइन भी दिखा रहे थे, हिंदू में छपी हुई है, पीएम मस्ट क्लैरिफाई स्टैंड्स ऑन रिमार्क्स बाय कंगना सेज कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने बयान दिया है और कहा है कि वो कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो रुख है इस पर स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए कंगना रनौत ने भले ही अपना जो स्टेटमेंट है वापस ले लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर वो अपने बयान से खुद ही इत्तेफाक नहीं रखती है तो उन्हें एक्सपेल कर दे पार्टी को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस तरह के रिएक्शन जो है लगातार देखने को मिलते हैं, ऐसे में मोदी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या वो इस बयान के साथ हैं या फिर नहीं। देखिए बाकायदा राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने एक्स हैंडल पर और इस वीडियो के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंगना रनौत के इस बयान को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि देखिए कंगना रनौत के इस बयान से बीजेपी ने दूरी बना ली है। बीजेपी ने कह दिया कि उनके निजी विचार हैं, जिसके बाद बाकायदा हमने देखा किस तरह से कंगना रनौत ने एक और वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वो अपने इस बयान के लिए कहीं ना कहीं खेद प्रकट करती हैं। ये भी बता दें आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को कहा था कि उनका पर्सनल स्टेटमेंट है कंगना रनौत का, इससे पार्टी का कोई भी सरोकार नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार भुनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंगना रनौत इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं, बीजेपी का कहना होता है कि उनके निजी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर ऐसी ही सूरत है तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए, पार्टी की तरफ से एक्सपेल उन्हें कर देना चाहिए। बहरहाल चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में भी इस खबर का जिक्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडे को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करे। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र सरकार जवाब दे, स्पष्टीकरण दे, जांच कराए, जानकारी जुटाए। बिल्कुल, तो देखिए राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल पूछे गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इसे लेकर जवाब आपको देना ही होगा। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तो देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता का जो ये मसला है, ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और एक नया मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है। इस बीच देखिए एक जनहित याचिका जो है वो दायर हुई है। एक स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा रहे हैं, मेरे हाथ में भी अखबार है। देखिए अखबार की कुछ पंक्तियां आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। शिकायत में कहा गया कि राहुल के पास दोहरी नागरिकता है। राहुल के पास दोहरी नागरिकता है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते और सांसद नहीं बन सकते हैं। देखिए इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि उनके पास ऐसे कई दस्तावेज हैं और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल्स हैं जिनसे साबित हो जाता है कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश नागरिक है। ब्रिटेन के डेटा संरक्षण कानून के मुताबिक सरकार गांधी के हस्ताक्षर वाले अधिकृत पत्र के बिना वो इस सूचना को उपलब्ध नहीं करा सकती है। याचिकाकर्ता ने गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सीबीआई से जांच की मांग की है। पीआईएल में यह भी कहा गया कि उसने केंद्र सरकार से इस मामले में जांच की मांग करते हुए नागरिकता कानून की धारा के तहत शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन आज की तारीख में भी इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं और हिंदुस्तानी नागरिक भी हैं, दोहरी नागरिकता अगर उनके पास है तो जनता प्रतिनिधि कैसे बन सकते हैं? चुनाव आखिर वो कैसे लड़ सकते हैं? चुनाव के दौरान भी हमने देखा है जब हलफनामा दाखिल होता है, डिटेल्स अपनी दी जाती है, तो उस दौरान भी इन तमाम डिटेल्स में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। और उसके बाद देखिए राहुल गांधी कोई पहली बार सांसद नहीं बने हैं। राहुल गांधी कई दफा चुनाव लड़ चुके हैं, तो अभी तक इस मामले पर
किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, केंद्र सरकार इस मामले पर चुप है और इसी मामले को लेकर जनहित याचिका जो है वो अब अदालत में दाखिल की गई है और अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करे। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और हम रुक करेंगे अगली खबर का, लेकिन इससे पहले ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अब मामले में नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर अब कोर्ट ने भी तलब किया है। चलिए बदलापुर मुठभेड़ पर कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है, पूछे कई तीखे सवाल और इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में। जी हाँ, दैनिक जागरण अमर उजाला में इसे छापा गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस को हाथ या पैर में गोली चलानी चाहिए थी। तो देखिए मामला जो है अदालत में पहुंचा है और अदालत ने भी सवाल पूछे हैं, तीखे सवाल। इन सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा कि आखिर सिर में गोली कैसे लगी। बिल्कुल, देखिए बदलापुर मुठभेड़ पर कोर्ट का कड़ा रुख, पूछे कई तीखे सवाल और सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिर आरोपी के सर में ही गोली क्यों लगी, हाथ या पैर में भी गोली लग सकती थी या फिर मारी जा सकती थी अगर कंट्रोल आपको करना ही था। लेकिन एनकाउंटर के नाम पर सीधे सर में गोली मार देना ये कानूनन तौर पर एक बड़ा अपराध है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। और जो पीड़ित था जिसकी मृत्यु हो गई एनकाउंटर में, उसके परिजनों की ओर से भी साफ तौर पर केस जो है वो दर्ज कराया गया है। मांग की गई है कि मामले में जांच होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीखे सवालों की बौछार के साथ बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में गंभीर संदेह व्यक्त किया है। देखिए अक्षय शिंदे जिसने 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया था और ये मामला जब सामने आया तो इसका विरोध काफी कड़े तरीके से किया गया था। लोगों ने सड़कों पर विरोध किया था, प्रदर्शन किया था कि स्कूल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहां होंगी। और जिस तरह से अक्षय शिंदे पर आरोप लगा था, वो सफाई का काम किया करता था और सफाई का काम करने वाला अक्षय शिंदे जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस एनकाउंटर में उसकी मृत्यु हो गई है। और देखिए इस एनकाउंटर को लेकर अब तमाम तरह के सवाल जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने एनकाउंटर आखिर क्यों किया, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत उस आरोपी को गुजरना था, भले ही वो यौन उत्पीड़न का ही आरोपी क्यों ना रहा। आपको याद होगा कि इस मामले में किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे, रेलवे ट्रैक्स जाम हुए थे और अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले विपक्ष ये सवाल उठा रहा था, पहले विपक्ष ये कह रहा था कि यौन उत्पीड़न के इस आरोपी को फांसी होनी चाहिए और अब जब पुलिस ने अपने डिफेंस में इस पर गोली चलाई है तो इस पर भी लगातार राजनीति हो रही है जिससे बचना चाहिए। लेकिन चूंकि अब देखिए अदालत का इस मामले में रुख सामने आ गया और अदालत ने कहा कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से एनकाउंटर करना है और किस तरह से खुद को डिफेंड करना है। ऐसे में पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यहाँ पर नजर आती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी अब देश के विकास का इंजन होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पे इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दैनिक जागरण में भी फुल पेज इसको दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ ही उत्तर प्रदेश एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाली भी राज्य है। एक सर्वे के अनुसार यूपी के 75 जनपदों में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और कृषि के बाद यूपी में ये सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। देखिए आपको हेडलाइन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और अखबार मेरे हाथ में भी है जिसमें इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है कि यूपी अब देश के विकास का इंजन होगा। तो बहुत सारे कड़े फैसले उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं और इस बीच देखिए प्रदेश में जल्द तैयार होंगे 10 हवाई अड्डे, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे से पूरब और पश्चिम जो है वो जुड़ जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में वो लोग जो कि पूरब के रहने वाले हैं और कामकाज के सिलसिले में पश्चिम में आके बसे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये खुशखबरी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में यूपी विकास के इंजन के रूप में जो है वो जाना जाएगा और जिस तरह से पहचाना भी जा रहा है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2024 के उद्घाटन समारोह में जो है योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये वही यूपी है जो 7 साल पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है।
उन्होंने इंडिया एक्सपो मार्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अभी 11 हवाई अड्डे संचालित हैं, जल्द ही 10 और हवाई अड्डे जो हैं वो यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी सुविधाएं लगातार जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। पूरब पश्चिम को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पहले जो है अब वो शुरू हो जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में नाम मात्र की MSME थी, अब यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां 96,000 जो है इकाइयां नजर आ रही हैं और लगातार युवाओं को यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है। तो विकास का इंजन इसे बताया और हर तरह से बताने की कोशिश योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जो है, अब चाहे हम कनेक्टिविटी का जिक्र कर लें या फिर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें या फिर अगर हम क्राइम रेट हम देख लें कि पुलिस किस तरह से क्रिमिनल्स को ट्रीट कर रही है, इन तमाम बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग मंचों से कर रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में लगातार अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और देखिए, देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो देखिए, अमर उजाला में इस खबर को जगह भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश वी श्री शानंद की बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि ये मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। अदालत न्यायाधीशों को सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने में सावधान रहने की जो है नसीहत देते हुए नजर आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हिस्से को अगर आप इस तरह से पाकिस्तान कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपमान हो जाता है देश का। उन्होंने वकीलों को भी चेताया है, जजेस को भी चेताया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें कि आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल आपकी तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जो है वो की है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों के लिए आपको जो है एहतियात बरतनी होगी। देखिए, जस्टिस श्रीसानंद कार्यवाही में पक्ष नहीं है, इसलिए हम लैंगिक और समुदाय के हिस्से के संदर्भ में अपनी गंभीर चिंता जताने के अलावा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत की तरफ से ये किया जाता रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर की है पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के माफी मांगने पर जो है कार्रवाई बंद हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महापंजीयक की रिपोर्ट के संदर्भ में पीठ ने कहा कि इससे साफ है कि सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां जो हैं कार्यवाही से संबंधित नहीं थी, इनसे बचना ही बेहतर था। समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितना न्याय को वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में पेश करना। ऐसी टिप्पणियों से न सिर्फ संबंधित न्यायाधीश की अदालत पर बल्कि व्यापक न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ता है। जाहिर तौर पर अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो आपकी कही एक एक बात का क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेताया गया है और ये साफ किया गया है कि आप अगर वकील हैं या फिर अगर आप कोर्ट को लीड कर रहे हैं, अगर आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो इस तरह की टिप्पणियों से आप बचें क्योंकि आपकी एक टिप्पणी जो है कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल सेट करती है और लोग उसी को नज़ीर बनाकर जो है खुद अपनी भाषा शैली में जो है शामिल करते हैं। चलिए, खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और करते अगली खबर का। अब हिमाचल में भी रेहड़ी ढाबों को दिखानी होगी पहचान और दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही रेहड़ी पटरी वालों को, ढाबे वालों को अपनी पहचान बतानी और दिखानी होगी और ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से अब लगातार मिलावट की खबरें सामने आ रही थी, जूस में मनुष्य का जो मूत्र है या फिर कह लीजिए कि जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जा रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी तल्ख हो गए हैं और सख्त लहजे में उन्होंने पूरे राज्य में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू कर दिया है और इसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने इस पॉलिसी को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक दुकानदार को अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, दुकानदार को पहले अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें अपना नाम, अपनी पहचान, अपना धर्म और इसके साथ ही एक तस्वीर देनी होगी जिसके आधार पर उनका एक कार्ड या कह लीजिए लाइसेंस जो है वो तैयार किया जाएगा अधिकारियों की ओर से और वो कार्ड उन्हें अपने दुकान पर, अगर रेहड़ी या पटरी वाला है तो उन्हें अपने ठेलों पर, या फिर अगर कोई स्ट्रीट साइड
फूड तैयार करने वाला है तो उन्हें भी अपने स्टॉल पर वो आइडेंटिटी लगानी होगी, ताकि ग्राहक जब वहां पहुंचे, कुछ भी अगर खाने के लिए या किसी दुकान में, रेस्टोरेंट, होटल या ढाबे में खाना खाने या जाने के लिए बैठते हैं तो वहां उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो आखिर किसकी दुकान पर बैठे हैं और वो खुद अपनी मर्जी से चयन कर पाए कि उन्हें किसकी दुकान पर बैठना है या किसकी दुकान पर नहीं बैठना है। और ये फैसला तब लिया गया जब लगातार घटिया से घटिया मामले ऐसे आ रहे थे कि खाने में थूक मिलाकर लोगों को परोसा जा रहा था, जो टॉयलेट है वो भी जूस में मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई बार खाने में अलग अलग जानवर या फिर मक्खियां, कीड़े, इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। और इन तमाम खबरों को देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है, जिसके तहत देखिए कुछ अहम निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहली चीज ये कि दुकानदार को अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसमें उन्हें अपनी जो पहचान है वो बतानी होगी, अपनी आइडेंटिटी उन्हें देनी होगी। दूसरी चीज ये, उनकी दुकान पर जितने भी स्टाफ है, यानी जो लेबर काम कर रहे हैं, जो नौकर काम कर रहे हैं, उन्हें उनका भी वेरिफिकेशन करवाना होगा, उनकी भी पहचान बतानी होगी, धर्म बताना होगा। तीसरी चीज ये कि हर एक दुकानदार के पास उनकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा जरूर होना चाहिए, खासकर किचन में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा होना चाहिए। इसके अलावा ये भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो दुकान पर काम करने वाले स्टाफ है, नौकर है, उनके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, फेस पे मास्क होना चाहिए, हेयर पे मास्क होना चाहिए, ताकि साफ सफाई यानी हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और अगर किसी ने भी इन नियमों को ताक पर रखा तो उस दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न केवल जुर्माना देना पड़ेगा दुकानदार को, बल्कि उनकी दुकान को भी सील किया जा सकता है। तो देखिए, अब ये जो बड़ा फैसला साफ सफाई के लिहाज से, प्योरिटी सर्व करने के लिहाज से उत्तर प्रदेश में लिया गया था, अब यही जो चीज़ है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान कर दिया है कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये जो पूरा फॉर्मेट है, यही अब हिमाचल में भी फॉलो होगा। लेकिन इस बीच देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। हम अगर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया का जिक्र करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत तो किया है साफ सफाई के लिहाज से, लेकिन ये भी कहा है कि क्या इससे जात पात नहीं फैलेगी, क्या नाम और पहचान बता देने भर से ये जो तमाम खबरें आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं सर्व हो रही है, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं रुक जाएंगी? बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। आगे बढ़ जाते अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच में कोर्ट के आदेश पर 23 मकानों और दुकानों पर चला है बुलडोजर। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। पिछले दिनों जिन 129 मकानों और दुकानों को तोड़े जाने का नोटिस दिया गया था, उनमें से 23 दुकान और मकान तोड़े जाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग खुद अपना आशियाना अपने हाथ से तोड़ रहे हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। दोपहर तकरीबन 12 बजे कल जो है ये एक्शन बुलडोजर का शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक पूरा हुआ। इसके तहत कुल 23 अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई जो है हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर ये लोग रह रहे थे और अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के आदेश पर 23 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहराइच से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। अवैध कब्जा की गई जमीन को खाली कराया गया है, यानी कि अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। सरकार की वो जमीन जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, अपना घर बना लिया था या फिर अपना आशियाना तैयार किया था, उन सभी के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि एकाएक ये कार्रवाई की गई है, बल्कि ध्वस्त करने से पहले इन सभी को नोटिस दिया गया था। और कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब लोग नहीं माने और वहां से नहीं हटे, तो आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार को वहां जेसीबी बुलडोजर जो है वो भेजना पड़ा, जिसके तहत कार्रवाई की गई और हर एक घर को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, क्योंकि जमीन सरकार की है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध बहराइच जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की और फखरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय जगना वजीरगंज में खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बने 23 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। और इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ एसडीएम और अन्य तहसीलों के अधिकारी मुस्तैद रहे। एसडीएम आलोक प्रसाद ने बताया कि गांव निवासी हदीसुल ने
रास्ते के विवाद को लेकर हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था और जिसके तहत 23 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई इन मकानों और दुकानों पर की गई है, जिसमें कि 4 बड़े दुकान थे और 4 छोटे दुकान। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और हम रुक कर लेते हैं अगली खबर का मोनिका। बिल्कुल, देखिए मॉनसून के जाते बिगड़ी है दिल्ली की हवा, खराब स्तर पर पहुंचा है AQI। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है, अमर उजाला में भी इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। बिल्कुल, देखिए तो राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला खत्म हो गया है और एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है। दिल्ली में अब सिर्फ पारा ही नहीं बल्कि वायु प्रदूषण से राजधानी की हवा भी जहरीली होने लगी है। तो देखिए आपको ये हेडलाइन भी दिखा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, दूसरे अखबारों में भी इसका जिक्र है। 21 की फोकस एरियाज टू टैकल बैड एयर। 21 जो हैं पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, तरीके तैयार किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम देखें तो जो पोल्यूशन है उस पर रोक लगेगी। बुधवार को दिल्ली सरकार ने बाकायदा 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे पोल्यूशन से निपटा जा सके, समस्या से निपटा जा सके। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ड्रोन से नज़र रखी जाएगी, इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, एक्शन इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो आतिशबाजी है उस पर पूरी सख्ती के साथ बैन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टास्क फोर्स का जो है निर्माण किया जाएगा ताकि पोल्यूशन जो है उस पर रोक लगाई जाए। कुछ और भी इसमें स्टेप्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि ग्रीन वॉर रूम बनाए जाएंगे ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं धूल को लेकर भी तमाम चीज़ें जो है बनाई जाएंगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पर हो रहा है इसे लेकर भी तमाम नियम जो है बनाए जाएंगे। लोगों से बातचीत की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा वो लोग और वो NGOs जो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से यानी कि वायु प्रदूषण से निपटने में मदद कर रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है लगातार अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, कोशिश की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर एक ई-वेस्ट इको पार्क भी तैयार किया जाएगा। खुले में कूड़ा ना जलाया जाए, ये भी कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। और अगर ये पोल्यूशन अपने चरम पर जाता है तो ये लोगों से कहा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों से, कि घर से ही अपने कर्मचारियों से कहीं काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा देखिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑड इवन प्लान, जो कि अगर हम देखते हैं हर साल ही तकरीबन लागू होता है, उसे फिर से लागू करने की बात जो है की जाएगी। इसके अलावा जो आसपास के दूसरे प्रदेश हैं उनसे भी लगातार कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, देखिए और एयर पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए हालांकि सरकार ने पहले से ही कई मापदंड जो है वो तैयार कर लिए हैं और मापदंड तैयार करने के साथ आर्टिफिशियल बरसात जो है वो भी दिल्ली में कराई जा सकती है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और इवन फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। हम खबरों में बढ़ेंगे आगे। अनार का जूस लाल करने के लिए मिलाया जा रहा था रंग, दुकानदारों को लोगों ने पीट दिया। तो दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक जूस विक्रेता अयूब खान और उसके साथी राहुल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों अनार के जूस में रंग मिलाकर बेच रहे हैं और सूचना मिलते ही फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। पूछताछ के दौरान दुकान में काम करने वाले अयूब खान और राहुल ने बताया कि दुकान के मालिक शोएब ने हमसे जूस में रंग मिलाकर लोगों को पिलाने के लिए कहा था। फूड सेफ्टी विभाग ने जूस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। देखिए आपको खबर भी दिखा रहे हैं, इसमें जिक्र है राजेंद्र नगर इलाके में अनार के जूस में रंग डालकर पिलाने की खबर से हड़कंप मच गया। नाराज लोगों ने दुकान पर काम करने वाले युवक की पिटाई कर दी है। मामला पुलिस के पास पहुंचा है, दुकानदार पर जवाब देते नहीं बना है। इस दुकान से पुलिस ने रंग बरामद किया। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर ने जांच के सैंपल इकट्ठे कर लिए। अभी तक पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, मुकदमा नहीं दर्ज किया है। अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए लोग कहीं ना कहीं कानून हाथ में किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर हम देखेंगे इस तरह की खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराजगी है वो चरम पर नजर आ रही है। बहरहाल इसे लेकर अब सरकार की तरफ से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि हम यूपी में भी देख रहे थे, हिमाचल में भी इस बात का जिक्र हुआ है। लेकिन चूंकि ये दिल्ली का मामला है, राजेंद्र नगर का, और ऐसे में देखना होगा पुलिस अभी वेट कर रही है, एक बार रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल देखिए, और कुशीनगर में जाली नोट खपाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। 5.5 लाख से ज्यादा जाली नोट जो हैं अब वो बरामद हुए हैं और मामले में वांछित एक और तस्कर मुस्तकीम को पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार तड़के सेवरही के बिन टोलिया के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30,000 भारतीय जाली मुद्रा, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब गिरफ्तार तस्करों की संख्या 11 हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए, जाली नोट खपाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार हो गया। 30,000 जाली नोट, अवैध असला और कारतूस इनके पास से बरामद किया गया। 5.5 लाख से अधिक जाली नोट और अवैध असलों की बरामदगी मामले में वांछित एक और तस्कर मुस्तकीम को पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार तड़के सवेरे गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में गिरफ्तार वो किया गया। उसके पास से 30,000 भारतीय जाली मुद्रा, 500 और 200 के अवैध असला और कारतूस बरामद किया गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब गिरफ्तार तस्करों की संख्या 11 हो गई है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि बीते शनिवार की रात जाली भारतीय और नेपाली नोट, अवैध असलों और सुतली बम के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।